खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने कुछ दिनों से अपनी यूट्यूब चैनल रिवाइव की है। अब तो मेरे दोस्त जमशेद डॉक्टर जमशेद अरसलान ने मेरे लिए एक लोगो भी बना दिया है, तो थोड़ी सी डेवलपमेंट इस किस्म की भी हो रही है। तो मैंने सोचा है कि मुख्तलिफ थीम्स पे वीडियोस जो है ना, टॉक्स, वो बनाई जाएं। जाहिर है मेरी स्पेशलिटी तो पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ पंजाब, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये जिना साहब और गैरजन स्टेट जो मेरी किताबें हैं। तो एक एक कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर इख्तलाफ राय है, हाँ जी, और बहुत झूठ भी लिखा जाता है, बहुत स्लांटेड या ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, सिलेक्टिव कोटेशंस दी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेन कंट्रोवर्सीज है ना, उन पे बात की जाए और एक के बाद एक के मुतल्लिक जो फैक्ट्स हैं अवेलेबल, उनको पब्लिक तक लाया जाए। सब लोग किताबें नहीं पढ़ते, ये एक ट्रेजेडी भी है, लेकिन सोशल मीडिया ने ये मुमकिन कर दिया है कि हम इस मसले को हल भी कर सकें आसान तरीकों के साथ। तो आज जो है ना, वो जो सेंट्रल एक कंट्रोवर्सी है, कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली, ये हिंदुस्तानी यानी उर्दू हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, और अंग्रेज़ी के लिए इसलिए कि इसकी वाइडर जो है सर्कुलेशन हो सके। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन, ये 3 मिनिस्टर्स की जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, ये आई। इसमें वजह, बरतानिया से कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए भेजा गया कि कोई फैसला नहीं था हो रहा कि जब बरतानिया ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेगा तो वो किनको करेगा, किस शेप में करेगा, हिंदुस्तान की क्या होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल, क्या ये एक ही मुल्क होगा या इसके टुकड़े किए जाएंगे। तो जब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई और लगा कि कांग्रेस हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखना चाहती है विद एन इफेक्टिव सेंटर, और मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान बनाए बगैर किसी और चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बरतानिया ने 3 मिनिस्टर्स जो कैबिनेट के थे उन्हें भेजा, और वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में पहले ही आ चुके थे क्रिप्स मिशन के साथ, उस पर भी कभी बात करेंगे। सर पैथिक लॉरेंस एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स भेजे, और ये जो हैं इन्होंने जाके हिंदुस्तान के लीडर से बात करनी थी कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हल, आईनी हल क्या हो सकता है, जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, द मेजर इशू मस्ट बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड दैट इज द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया फॉर पाकिस्तान। आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान इज एक्सेप्टेड वी कैन प्रोसीड टू सेटल द डिटेल्स। तो उनके आने से पहले ही जिन्ना साहब ने ऐलान कर दिया था कि भी पहले पाकिस्तान की हकीकत को मानो, इसके बाद ये उसका क्या शेप होगा इस पे हम बात कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो है ये 23 मार्च 1946 को हिंदुस्तान पहुंच गई, और वॉल्यूम 7 जो है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के 12 वॉल्यूम है। मैंने उस वॉल्यूम की बुनियाद पे ये सारी चीज़ें वहाँ से ले के मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो लोग मज़ीद इसमें काम करना चाहें वो ये जो है 7th वॉल्यूम ट्रांसफ़र ऑफ पावर का वो पढ़ लें,
और जो मैंने बताया है उसको चेक कर लें, और अगर उसमें कुछ और भी वो ढूंढना चाहते हैं तो दे आर वेलकम टू डू इट। सबसे पहले इनकी मुलाकात 2 अप्रैल को हुई 1946 को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया और पार्टीशन की जो मंतिक है, यानी पार्टीशन करो, उसको कहा कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। एक आर्गुमेंट जो उन्होंने दी वो ये थी कि अगर पार्टीशन हो जाती है तो पार्टीशन के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे वो तो ज़्यादा गरीब लोग होंगे। इसके बरक्स जो हिंदू सिख रह जाएंगे पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में, वो तो कदरे अमीर होंगे, ज़्यादा एडवांस्ड होंगे मुसलमानों से। तो ये तो कोई सलूशन नहीं होगी, लिहाजा ना पार्टीशन होनी चाहिए, हिंदुस्तान एक ही रहना चाहिए। और ये पाकिस्तान का आइडिया है जो ये काबिल कबूल नहीं है कांग्रेस पार्टी को। 3 अप्रैल को ये डेलीगेशन जो है तीनों मिनिस्टर्स का, और लॉर्ड वेवल भी वहाँ पे थे जो उस ज़माने में वाइसरॉय थे, ये महात्मा गांधी को मिले। महात्मा गांधी ने यही कहा कि हिंदुस्तान को मुस्तहिक यानी यूनाइटेड रहना चाहिए, और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात नहीं है, वो सब हिंदुस्तानियों की जमात है। एक बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है, महात्मा गांधी ने कहा कि इंटरिम पीरियड के लिए, यानी कि जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तो मोहम्मद अली जिन्ना को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो अपनी पसंद के मिनिस्टर्स भी रख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने लगाई कि इस किस्म की जो मिनिस्ट्री बनेगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन बनाएगी हिंदुस्तान के लिए, यानी हिंदुस्तान एक ही रहेगा, बाकी चीज़ों पे बात हो सकती है। 4 अप्रैल को ये जिन्ना साहब को मिले। जिन्ना साहब ने यही कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो 2 कौमें हैं, इनमें कुछ भी अग्री ऐसा नहीं है कि ये एक मुल्क में अमन से रहें, और अगर आप इनको फोर्स करेंगे तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। ये सब बातें सुनने के बाद, अच्छा, बाय दैट टाइम ये प्रपोजल भी आ चुका था कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बनेगा, पार्टीशन अगर हुई तो एक होगा वेस्ट पाकिस्तान, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान। ये दोनों जो हैं, पहले ख्याल था ये मुल्क 2 होंगे, बाद में ये एक, इस ज़माने में एक मुल्क का यह जिक्र होना शुरू हो गया कि बंगाल और पंजाब अनडिवाइडेड ये पाकिस्तान के हिस्से होंगे। इस पे जो अब कैबिनेट मिशन प्लान के पास जो प्रॉब्लम था वो आप सुन ले। उन्होंने कहा, मिस्टर जिना, मिस्टर if Mr. Jinnah could not convince the delegation of the defensibility of Pakistan, he was rather driving the mission into the solution of handing over authority to a united India. उन्होंने डेलीगेशन वालों ने कहा कि देखें जिन्ना साहब, जैसे आप ये एक पार्टीशन इंडिया में पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो ये बताएं कि वेस्ट पाकिस्तान जो बनेगा और ईस्ट पाकिस्तान, इनके डिफेंस के लिए आपके पास क्या तरीका होगा। ये तो दोनों इतनी दूर इलाके होंगे, पाकिस्तान जो बना है उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, तो ये आप कैसे इसको डिफेंसिबल बनाएंगे। तो जिन्ना साहब ने वहाँ जवाब दिया कि अगर कि मैं किसी बात से नहीं एग्री कर सकता जब तक कि एक सॉवरन पाकिस्तान, सॉवरन होता है
कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एक और इलाके का हिस्सा नहीं, एक अलग इलाका जिसकी अपनी हुकूमत हो, अपनी फौज हो, अपनी बाकी चीज़ें हो। हाँ जी। सो जब तक ये प्रिंसिपल नहीं माना जाता, हम कुछ भी नहीं मानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जिन्ना साहब ने ये भी उन्हें कहा कि हमें कलकत्ता के बगैर पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। अगरचे अगर जो कलकत्ता है वो हिंदू मेजॉरिटी सिटी है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लिए कलकत्ता के बगैर एक सी पोर्ट कोई नहीं होगा, तो हम तो इसे कबूल नहीं कर सकते। जब उन्हें कहा गया कि क्या आप ये मान सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कैलकाटा को इस्तेमाल करें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान में होना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डेंजिग जो है ए, और शंघाई, इनको बाई फोर्स बना दिया गया था ओपन टू सेवरल कंट्रीज, लेकिन ये काम नहीं चला। लिहाजा he said that Pakistan without Calcutta would be like a body without a heart. He said that he wanted a nucleus Muslim territory surrounded by sufficient additional territory to make it economically viable. ये भी अजीब एक आर्ग्यूमेंट है कि एक तो मुस्लिम टेरिटरी आए और फिर एक वो वायबल भी हो, इसलिए बहुत इलाके बाकी भी आने चाहिए। 5 अप्रैल को सिख लीडरशिप मिली। उन्होंने कहा कि हमें आप पाकिस्तान का तो हम बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमको या एक खालिस्तान स्टेट दें, या हम पार्टीशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर ये नहीं होती तो फिर हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। 7 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने उनको जिन्ना साहब ने बताया कि अब बरतानिया हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और उन्हें महल ये फीलिंग हो गई थी कि जंग के दौरान तो अंग्रेज़ हर बात उनकी मानते थे, लेकिन अब जब वो जा रहे हैं तो वो जिन्ना साहब की जो थी ना एक निगोशिएट करने की पावर, वो कम हो गई है। अब तो अंग्रेज़ वही फैसला करेंगे जो उनके इंटरेस्ट में होगा। ये जिन्ना साहब वॉज वेरी शार्प पोलिटिकली, ये मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने तो ये साबित किया है कि मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं, इसलिए एक ही तरीका है एक ही तरीका है हिंदुस्तान में या इस इलाके में अमन करने का, कि एक हिंदुस्तान बने और ये एक पाकिस्तान बने। 7 अप्रैल को जिन्ना साहब ने कहा एक इंटरव्यू देते हुए, वेस्टर्न मेल एक अखबार था उसके अंदर, कि हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी भी दो हिस्सों में तकसीम हो, ताकि एक पाकिस्तान की आर्मी बन जाए और इंडिया की बन जाए, और मैं बिल्कुल एक जॉइंट कमांड के हक में नहीं हूँ। इसके बाद 8 अप्रैल को बाकी जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मुस्लिम लीडर्स और हिंदू महासभा के लीडर, डॉक्टर अंबेडकर भी मिले, जो दलित कम्युनिटी के लीडर हैं। इसी तरह वो लीडर दलित्स के जो कांग्रेस के साथ थे वो भी मिले। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जो हैं वो तो इलेक्शन हार गए हैं, तो हम हैं जो दलित अवाम के रिपोर्टर हैं, और हम हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने हमें जो एश्योरेंसेस दी है, हम उसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। इसी तरह मुसलमान लीडर मिले जिन्हें कहा जाता है नेशनलिस्ट मुस्लिम्स। उनमें शेख हिसामुद्दीन और कई और जो नाम हैं,
वो ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट मुसलमान रिजेक्ट करते हैं पार्टीशन के आइडिया को। हम हिंदुस्तान का एक यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। इसके बरक्स जो उस ज़माने के मुस्लिम लीग लीडर थे मिनॉरिटी प्रोविंसेस के, चुंद्रीगढ़, सोहरवर्दी और इस किस्म के लीडर, ये भी मिले। इन्होंने कहा नहीं जी, जब तक पाकिस्तान नहीं बनता हम बिल्कुल कोई और सलूशन नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की बेस्ट गारंटी ये होगी कि हिंदू जो रह जाएंगे इधर, अगर मुसलमानों को तंग किया गया हिंदुस्तान में तो हम उनको फिर प्रेशर उन पे डालेंगे। यानी इसे कहा जाता है होस्टेज थ्योरी। तो होस्टेज थ्योरी ये होती है कि आप एक अपना होस्टेज रख लेते हैं, यानी लोगों को पकड़ लेते हैं ताकि उसी ग्रुप के दूसरों लोगों अ, को जो है वो फिर आप उस ग्रुप को आप तंग कर सकें अगर आपके एक ग्रुप को कोई तंग कर रहा है। ये इस किस्म की पुरानी माफिया की थ्योरी है। एनी हाउ, और इस किस्म की कई बातें होती हैं। इसी तरह हम देखते हैं 16 अप्रैल को जो डेलीगेशन है जिन्ना साहब को दोबारा मिला, उन्होंने कहा पहले तुम ये चीज़ मानो कि पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान होगा सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पंजाब माइनस पर नहीं, सॉरी, ये कांग्रेस डेलीगेशन ने कहा, जिसको जिसको जिसके मुतलिक सॉरी, कैबिनेट मिशन वालों ने कहा कि देखें अगर पाकिस्तान बनेगा तो वो इस तरह होगा, सिंध आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपको मिलेगा, बलूचिस्तान आपको मिलेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके पंजाब के आपको मिलेंगे, माइनस, ये देखें, माइनस परहैप्स गुरदासपुर आपको ईस्टर्न बंगाल मिलेगा एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिलत इन असम। Regarding Calcutta, its inclusion in Pakistan was doubtful based on the principle of self-determination. ये उन्होंने बता दिया, पहले ही बता दिया। कहते हैं ना जी हमें कि जब वो रेड क्लिफ अवार्ड आया है तो गुरदासपुर हिंदुस्तान में रह गया और कलकत्ता पाकिस्तान को नहीं मिला और ये है वो है, ये सब उन्होंने बता दिया था पहले ही। जिन्होंने उन्हें कहा कि कोई अमाउंट ऑफ पावर शेयरिंग जो है ना, ये आयशा जलाल पावर शेयरिंग की बात बहुत उन्होंने की है जी। 1939 के बाद वो पावर शेयरिंग के मतलब कर रहे थे। ये सुने व्हाट जिन्ना टोल्ड देम नो अमाउंट ऑफ पावर शेयरिंग वुड बी फेयर and the domination by Hindus of Muslims would not be prevented any scheme which kept them together. He remarked, it is only when the Muslims are in the majority in Pakistan and the Hindus in Hindustan that you can have sufficient united force running through the state from the top to the bottom to provide a steel frame which could hold it together. यानी एक अगर आपने मुल्क बनाना है जो कायम रह सके तो एक हिंदुस्तान हो जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में हो और एक पाकिस्तान हो जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी में हो, और उनकी दो एडमिनिस्ट्रेशंस स्टील फ्रेम जिसे कहते हैं बनाई जाएं, तभी ये कायम रह सकती है, वरना हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद 12 मई को कांग्रेस ने कहा कि हम इस बेसिस पे एक एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। इससे पहले एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई थी डेलीगेशन ने, जो तकरीबन वही है जो 16 मई को बाद में बनी। लेकिन उसको अगर आप चाहें तो मेरी किताब में देख लें। आई एम स्किपिंग इट।
इसकी बुनियाद पे जब ये पब्लिक हुई तो कांग्रेस ने क्या कहा कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसके मेंबर जो हैं प्रोविंशियल असेंबली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे करेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक होगी इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ये उनकी मेन बातें थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। It will consist of an all India federation government and legislature dealing with foreign affairs, defense, communications, fundamental rights, currency, customs, and planning, as well as other subjects as may be found to be allied intimately to them. The Federal Union will have necessary powers to acquire finances needed for these subjects and thus the power to raise revenues in its own right. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने पहली 12 मई को बता दिया था कि देखें, हम चाहते हैं कि एक एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सेंटर के पास जो हैं ये चीज़ें, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, यही नहीं, फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, करेंसी भी होनी चाहिए, कस्टम्स एंड प्लानिंग एंड और सब्जेक्ट्स जो इनके साथ रिलेटेड हो, और सेंटर के पास पावर्स होनी चाहिए कि वो टैक्स जो हैं वो लगा सकें अपने इन कामों के लिए। बाकी सारी पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगी। तो कांग्रेस वाज अग्रीड टू अ फेडरेशन, हाँ जी, लेकिन विद एन इफेक्टिव सेंटर। वो कहते हैं एक दफ़ा जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो फिर ये जो ग्रुप्स बनाए थे अगर बने मुस्लिम प्रोविंसेस के और हिंदू प्रोविंसेस के, तो वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन और ये भी है कि कोई भी मसला जो है जो एक कम्युनिटी को अफेक्ट करता है वो तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक उस कम्युनिटी के मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं वो असेंबली के अंदर उसके अंदर वोट दें। इससे ज़्यादा बेहतर गारंटी क्या थी जो कांग्रेस दे रही थी? अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो एक रेफरेंडम, इसको एक आर्बिट्रेशन यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी को भेज दिया जाएगा कि अगर प्रोविंसेस और सेंटर में कोई झगड़ा है तो वो उसको डिसाइड करे। वो कहते हैं हम इसलिए भी मानने को तैयार हैं कि 10 साल के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिवाइज किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम इन चीज़ों पे नहीं हम गए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं सारे हिंदुस्तान के लिए। किसी प्रोविंस को इंडिया से ऑप्ट आउट करने की इजाज़त नहीं होगी, और पैरिटी वो नहीं मानते कि हिंदुओं की परसेंटेज ट्वाइस थी मुसलमानों से, बल्कि ज़्यादा ही थी। मुसलमानों के उस ज़माने में जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें तो देवर 26%। द मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी वर हिंदूज, और फिर सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे और बाकी भी थे। तो वो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि इस किस्म की डेमोग्राफी में आप पैरिटी की बात करें। पैरिटी होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे इंडिया में एक होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि कुछ इलाकों में फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं, बाकियों में हैं। तो कांग्रेस का प्रोग्राम वही था जो एक फॉरवर्ड मूविंग, एक डेमोक्रेटिक इंडिया
सेकुलर इंडिया की तरफ वो ले जाना चाहते थे। 16 मई को फिर इन सारी बातों के बाद कैबिनेट मिशन डिक्लेयर हुई। उन्होंने कहा कि देखें, जिस किस्म की पाकिस्तान, ये पूरा पंजाब, पूरा बंगाल, ये मुस्लिम लीग मान रही है, तो ऐसे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 37.9% तो नॉन मुस्लिम होंगे, और ईस्टर्न पाकिस्तान में 48.3% नॉन मुस्लिम होंगे। तो फिर तो यही होगा कि बड़ी मिनॉरिटीज़ जो हैं वो इन मुल्कों का हिस्सा बन जाएंगी। हाँ जी, और बाकी हिंदुस्तान में 20 मिलियन मुस्लिम रह जाएंगे। तो ये तो वर्केबल ही नहीं है। और अगर हम समझते हैं, ये कैबिनेट मिशन कहती है कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन जो है ये ना पंजाबियों को काबिल कबूल होगी ना बंगालियों को होगी, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। ठीक है। इसलिए पाकिस्तान जिस तरह के ये मांग रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो पैरामाउंटसी यानी जो ट्रीटीज थी विद द ब्रिटिश, दे विल नॉट पास ऑन टू यूनाइटेड इंडिया और डिवाइडेड, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। प्रिंसली स्टेट जो हैं वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन क्या रखती हैं, या पाकिस्तान के साथ क्या रखती हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, ये उनका हक होगा। आगे जो रिकमेंडेशन थी कि देयर वुड बी ए यूनियन ऑफ इंडिया embracing both British India and the princely states, which should deal with foreign affairs, defense, and communications, and have the powers to raise finances required for these three areas of government. हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि लूज ये एक होगी यूनियन, जिसके अंदर सेंटर के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस यानी ट्रांसपोर्ट, ये वो इस किस्म का होगा, और इनके लिए सिर्फ वो टैक्स लगा सकते हैं। कांग्रेस का था ह्यूमन राइट्स, करेंसी और इस किस्म की डेवलपमेंटल टॉप, वो उन्होंने नहीं माना। ठीक है। बाकी सारी पावर्स, उसे कहते हैं रेजिडुअल पावर्स, जो हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगी। द प्रिंसली स्टेट्स वुड रिटेन ऑल पावर्स अदर देन दो सीडेड टू द यूनियन, यानी अगर वो अपने प्रिंसली स्टेट्स में जो उनकी अपनी एक तरीका है हुकूमत करने का, महाराजा और नवाब का, वो चलता रहेगा, तो आप समझें कि वो कैसा इंडिया होगा कि जहाँ पे वो कहें कि जी हम तो राइट टू वोट ही नहीं देना चाहते अपने लोगों को। हाँ जी, बाकी हिंदुस्तान में राइट टू वोट हो, लेट्स से पाकिस्तान में भी हो, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू दैट। तो ये सारा कैबिनेट मिशन का जो ये प्लान है, ये बिल्कुल वर्केबल नज़र नहीं आता। जो प्रोविंसेस हैं वो ए, 3 ग्रुप्स बनेंगे प्रोविंसेस के, ए, बी और सी। ए होंगे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, और ग्रुप सी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है। कैलकुलेशन के मुताबिक 385 मेंबर्स होंगे elected by the provincial legislatures of the three groups, जिसमें जनरल सीट्स Hindus and other communities minus Muslims and Sikhs would be 210, Muslim seats 78, and princely states would have 93 seats. ये आप जरा देखें,
तो इन सीट्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब सुने, ये जो है ना, कहते हैं जी जिन्ना साहब ने मान ली थी कैबिनेट मिशन प्लान, दिस इज एब्सोल्यूट अनट्रूथ। लेट मी कोट व्हाट जिन्ना साहब said on 22 May. In a long review of the League and the Congress demands and the missions and the viceroys dealing with them, Jinnah deplored that the Muslim League's just and fair demand for the partition of India had been overruled, that Pakistan had been divided into two sections, B and C, instead of the one which the Muslim League had demanded. वो चाहते थे सिर्फ दो डिवीजन्स बने, ग्रुप ए और बी। मुसलमान प्रोविंसेस जो हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के, वो एक ग्रुप बने। ये नहीं माना गया। अच्छा, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैज बीन डिवाइज्ड विद द थ्री सेक्शंस। ये भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा ये क्यों? A, B, and C. Furthermore, instead of finances for the union being made by contribution instead of taxation, it has been left unclear how the union would be empowered to raise finances. ये मजीद एक कॉम्प्लिकेशन थी। इन्होंने कहा कि जिन्ना साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग एक एक्सप्लिसिट यानी क्लियर प्रोविजन चाहती थी कि पाकिस्तान सेसीड कर जाए, छोड़ दे यूनियन को 10 सालों के बाद। उसको इन्होंने कम कर दिया बाय सेइंग reconsideration of terms of the union constitution after an initial period of 10 years. Jinnah took strong exception to the constitution making body's composition because for British India, if the Muslims had 79 seats out to 92 and the princely states were granted 93, the Muslim proportion would reduce drastically. He ended by saying that the All India Muslim Council would give the final decision on the cabinet mission plan. यानी ऑब्जेक्शंस देने के बाद उन्होंने कहा कि फाइनल डिसीजन हम बाद में देंगे। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन में कहा 24 मई 1946 को that it was not agreeable to the proposal since it believed that an independent India must necessarily have a strong central authority capable of representing the nation with power and dignity in the councils of the world. And it makes all, कभी भी दुनिया में मॉडर्न स्टेट में, मेरे ख्याल से दुनिया की किसी स्टेट में वीक सेंटर कभी नहीं बना। स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे भी वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इज़ एन एक्सेप्शन। और कहाँ है दुनिया के अंदर? हर जगह पे सेंटर के पास रियल पावर्स होती हैं और सॉवरेंटी हमेशा सेंटर के पास होती हैं। प्रोविंसेस या जिन्हें स्टेट्स कहा जाता है, उनके पास डेलीगेटेड पावर्स ही होती हैं, या आप कह सकते हैं उनके पास शॉर्ट ऑफ सॉवरन पावर्स होती हैं। और फ्यूचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स अनक्लियर छोड़ दिया गया है। वो कुछ भी कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट रहें तो क्या मतलब है कि इंडिया की बॉल्कनाइजेशन हो जाए दोबारा? कई सौ प्रिंसली स्टेट जिन्होंने कभी अपने लोगों की खिदमत नहीं की, चंद के सिवा, बाकी तो बस वही शिकार कर लिया, हरम बना लिया, ये हरकतें थीं। It demanded that the Constituent Assembly be considered as a sovereign body with final authority for the purpose of drawing upon a constitution and given effect to it. जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा और कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो बाकी पोर्शंस को भी इंक्लूड करेगी। 25 मई को सिख लीडर्स ने कहा कि ये कैबिनेट मिशन प्लान ने जो हमें ग्रुप बी में डाल दिया है मुसलमानों के साथ, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। इसी तरह खुदाई खिदमतगार जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कहा, उन्होंने भी कहा कि हम इस ग्रुप बी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो ग्रुप बी के ऊपर तो पहले ही झगड़ा शुरू हो गया था। अब सुने,
वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो लोग कहते हैं ना, उन्होंने तो मान ली थी 5 जून को, 5 June 1946, this is a key speech of Jinnah. This is what he said uh, at a meeting of the Council of the Muslim League. ये ओपन मीटिंग थी, ठीक है। Let me tell you that Muslim India would not rest content until we have established full, complete, sovereign Pakistan. I repeat from this platform that delay is not good either for the British government or the Hindus. If they love freedom, if they love the independence of India, if they want to be free, then the sooner they realize the better that the quickest way is to agree to Pakistan. Either you agree or we shall have it in spite of you. ये 5 जून 1946 को, 16 मई को कैबिनेट मिशन प्लान आ गई थी, उस पर मैंने जो हुआ बता दिया आपको। हाँ, तो अब आप देखें जिन्ना साहब 5 जून को क्या कह रहे हैं कि ये सुन लो अंग्रेज़ों और ख़ास तौर पे हिंदुओं को, कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो मानो पहले कि पाकिस्तान की आज़ादी होगी, वरना अगर आप ना भी चाहें तो हम आपसे छीन के बना लेंगे। इससे पहले जिन्ना साहब ने कई बयान देने शुरू कर दिए थे कि हमारे पास हिंदुओं से 5 गुना ज़्यादा वो हैं, गन्स हैं, और हिंदू जो हैं वो लड़ नहीं सकते, मुसलमान जो हैं वो तो मार्शल कौम है। ये सारी इससे पहले 46 के शुरू से बातें जिन्ना साहब कर रहे थे, बल्कि 43 से वो सारी मैंने बातें दी हुई हैं। तो मैडम आयशा जलाल ने वो सारा मटेरियल जो है वो है ही नहीं उनकी किताब में, नहीं हुआ। और कैबिनेट मिशन प्लान पे भी पूरी झूठी बातें की गई हैं। ऑन द 5th of June वो तो थ्रेट कर रहे हैं जिन्ना साहब। नाउ द टर्निंग पॉइंट, जहां से ये सारा ये ड्रामा जो शुरू है वो क्या है। अगले दिन पहली मीटिंग जो थी 5 जून की, वो पब्लिक मीटिंग थी। ये थी क्लोज मीटिंग। उसमें जिन्ना साहब ने क्या कहा है वो भी आप सुन लें। अब उन्हें जब सीक्रेट में अपने काउंसिल जो यानी फैसले करती थी मुस्लिम लीग का, उनको बोले उनके साथ, तो उन्होंने क्या कहा, The Lahore resolution did not mean that when Muslims put forward their demand, it must be accepted at once. Acceptance of the mission's proposal was not the end of their struggle for Pakistan. They should continue their struggle till Pakistan was achieved. ये 6 जून को जो सीक्रेट मीटिंग है उसमें कह रहे हैं। He went on to say that the struggle to create Pakistan would continue, and if anything was done against their wishes, they would create a deadlock in the Constituent Assembly. They would also fight for the rights of the groups or units to rejoin the group from which they have seceded. यार और क्या चाहिए। यानी कि 6 जून को जो उन्होंने अपनी काउंसिल को कहा कि हम अगर हम मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान जो है वो नहीं बना रहे, उसको टाइम लगेगा और उसके लिए हर किस्म की हम जो है ना कोशिश करेंगे, और हमारा स्ट्रगल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बाकी लोग भी लिखते हैं उनको मिस कर देते हैं। दैट इज़ वाई आई से कि आज तक जो लिखा गया है वो सिलेक्टिव है और मिसलीडिंग तो है आयशा जलाल की, जिसने बिल्कुल ये सारी चीज़ें कोट किए बगैर, उनको डिस्कस किए बगैर कैबिनेट मिशन प्लान पे भी एक झूठी पोजीशन ले ली है। यू कैन गो थ्रू द वॉल्यूम 7 ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान एंड कम अप विथ अ काउंटर रीडिंग। मेरी रीडिंग के खिलाफ तो तब मज़ा आता है। तो इस तरह ये हुआ। अब इन सारे दौरान के इसके दौरान इंटरिम गवर्नमेंट की बातें भी शुरू हो गई, ये वो। लेकिन 25 जून को सुबह के वक्त कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो कैबिनेट मिशन प्लान की जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट, उसको नहीं मानते,
लेकिन वो जो कैबिनेट मिशन प्लान का है ना कि एक असेंबली बनेगी जिसमें ये इलेक्शन के बाद उसमें वो जाएंगे और इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो बेस्ट इंटरेस्ट में हो इंडिया के, ये उन्होंने ऐलान कर दिया। उसी दिन मुस्लिम लीग ने ये सुनने के बाद कांग्रेस के कहा, द वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग hereby resolves to agree to join the interim government on the basis of the statement of the cabinet mission delegation and his excellency the viceroy dated 16th June। ये 16 जून को ऐलान हो गया था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड द clarifications given to the by the viceroy about the consultation of the cabinet delegation. It was further added, the working committee cannot accept the contention of the Congress that the Congress is entitled to adhere to its interpretation of some of the provisions in the statements of the cabinet delegation and His Excellency the Viceroy dated 16 May 1946, which is opposed to the interpretation and explanation embodied in the statement issued by the cabinet delegation on the 25th May 1946। तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है। इसके बाद क्या हुआ उस पर हम आएंगे जब इंटरिम गवर्नमेंट पे बात होगी। तो मैंने आपको अब पूरी बैकग्राउंड दे दी है, आप खुद फैसला करें कि जो लोग लिखते हैं इस कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर क्या उन्होंने ऑनेस्टली और सिंसियरली स्टडी की है, या कुछ लोग तो बिल्कुल ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी के कोई चीज़ रह ना जाए, ये है कि 16 जून को वेवल साहब ने एक इंटरिम गवर्नमेंट जो फैसला हो चुका था बनाने का फैसला भी किया था। वो बाद में क्या हुआ मैं उस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरिम गवर्नमेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आई डोंट वांट टू ब्रिंग टू मेनी थिंग्स। द थिंग आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इज कि ये कहना कि मुस्लिम लीग ने मान लिया था कैबिनेट मिशन को इज ऑल इज ऑल ग्राउंडलेस। आगे चल के देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।